हम पार्ट से कम्युनिकेबल डिजीज़ को कवर कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट डिजीज़ एक्यूट डायरियल डिजीज़। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आई हुई है, विच इज़ डिफाइंड एज पैसेज ऑफ लूज स्टूल्स या लिक्विड्स या वाटरी स्टूल्स दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा। उसके बाद अगर वैसे ही इसकी क्लिनिकल टाइप्स देखें तो वाटरी, ब्लडी, परसिस्टेंट या मेल न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है। फर्दर इसके अगर एजेंट देखें, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पूछे जा सकते हैं, तो एजेंट के अंदर वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड अदर एजेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वायरस में सबसे पहले हमने रूटा वायरस पढ़ा हुआ है, जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन की भी बात करते हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलें तो होस्ट फैक्टर्स भी अगेन पूछे गए हैं। रेजरवॉयर ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो मैन भी हो सकता है और एनिमल ह्यूमन दोनों फीसेस हो सकती हैं। कुछ एंटेरिक पैथोजेंस के लिए मैन ही उनका मेन रेजरवॉयर होता है और इनकी ट्रांसमिशन उसी के ज़रिए हो रही होती है। ठीक है, होस्ट फैक्टर्स की अगर बात करें, ये भी पूछे गए हैं। तो डायरिया 6 से माह से 2 साल के तक के बच्चों के अंदर कॉमन होता है। सबसे हाईएस्ट इसका इंसिडेंस देखा गया है 6 माह से 11 माह के बच्चों में, जब वीनिंग शुरू होती है। ठीक है, दरअसल इस अरसे में जो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी कम हो रही होती हैं। ठीक है, और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है फीसिस वगैरह के साथ या कंटेमिनेटेड फूड के साथ, क्योंकि फर्स्टली वीनिंग हो रही है, एंटीबॉडीज़ कम हो रही हैं और बच्चा क्रॉल करना भी शुरू करता है। ठीक है, साथ ही साथ डायरिया 6 माह से कम उम्र के बच्चों में भी कॉमन होता है, काऊ मिल्क की वजह से या फिर फीडिंग फार्मूलाज की वजह से। डायरिया मैल न्यूट्रिशन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। और फर्दर बाकी कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसा कि पुबर्टी, प्री मैच्योरिटी, गैस्ट्रिक एसिडिटी कम है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, हाइजीन इम्प्रॉपर है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर देखें तो वार्म रेनी सीजन्स के अंदर ज़्यादा होता है, जोग्राफिकल एरियाज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ डायरियल डिजीज़, जो कि WHO या यूनिसेफ ने बताया हुआ है। WHO ने हमें कहा है कि आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये भी अगेन UQ है और इधर से MCQ भी आते हैं कि शॉर्ट टर्म कौन सा और लॉन्ग टर्म में कौन से इंक्लूडेड है। शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म के अंदर बेटर MCH प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज इन प्रिवेंटिंग डायरियल एपिडेमिक्स। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जस्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट करनी है, जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर MCH आपने स्ट्रेटजीज प्रिवेंटिव वाली स्टार्ट करनी है और साथ ही साथ आपने प्रिवेंट करना है डायरियल एपिडेमिक्स को। अब अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट को उन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, इसको हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली वेट अ मिनट, शॉर्ट टर्म में है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनेजमेंट को अगर देखें या क्लिनिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है ORS की बात। ORS को अगर देखें तो 245 मिली ऑस्मोल का जो OSM पर लीटर, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव समझा जाता है उन बच्चों में जिनके अंदर कॉलेरा की वजह से होता है। ठीक है, फर्दर डिपेंड करता है आपने क्या करना होता है कि अगर तो बच्चे का वेट मालूम है तो आपने रिहाइड्रेशन करनी होती है पहले चंद घंटों में, इस तरह से कि आप कैलकुलेट कर लेते हैं डेफिसिट को 75 ml पर kg मानते हुए। ठीक है, बाकी फर्दर हम डिटेल में नहीं जाते। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, पिंच सवेयर वाले के अंदर पिंच रिट्रैक्ट्स वेरी स्लोली और माइल्ड के अंदर पिंच रिट्रैक्ट्स इमीडिएटली, ये भी MCQ में आए हुए है कहीं पर, स्किन पिंच टेस्ट जो होता है। अच्छा जी, तो पहले हमने बात कर ली ORS की, सेकंड पर हमने बात करेंगे IV रिहाइड्रेशन की। अब इसी में क्लिनिकल मैनेजमेंट में IV की भी ऑप्शन है। IV के अंदर मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन दे सकते हैं, जिसे हार्टबर्न सोल्यूशन भी कहते हैं, डायरियल ट्रीटमेंट सोल्यूशन दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं मिल रहा तो नॉर्मल सलाइन भी लगाया जा सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड डोज जो होती है IV फ्लूइड की वो 100 ml पर kg होती है। ठीक है, ये होगी इंट्रावेनस हाइड्रेशन। उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी। अब मेंटेनेंस थेरेपी की कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है? मेंटेनेंस थेरेपी आपने जारी रखनी होती है जब भी इनिशियल फ्लूइड मैनेजमेंट के बाद, इनिशियल फ्लूइड मैनेजमेंट आपने की, इनिशियल जो डेफिसिट था उसको आपने करेक्ट कर दिया है, तो ओरल फ्लूइड्स आपको जारी रखने चाहिए मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर। अब इसमें अगर तो माइल्ड डायरिया है तो 100 ml पर kg फ्लूइड्स बॉडी वेट जारी रखने होते हैं जब तक डायरिया स्टॉप नहीं कर जाता। और अगर सिवियर देखें, अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें आपने फर्स्टली
जितना स्टूल से वॉल्यूम लॉस हो रहा है आपने उसको कंपनसेट करना है। सेकेंडली, अगर वो वॉल्यूम लॉस मेजरेबल नहीं है तो आपने 10 to 15 ml पर kg बॉडी वेट पर और फ्लूइड देते जाना है, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा माइल्ड है या सिवियर है? सिवियर वाले में क्या होता है कि मोर देन 1 स्टूल आ रहा होता है पर 2 आवर्स, या फिर मोर देन 5 ml स्टूल होता है पर kg पर आवर। अच्छा जी, ये होगी 3 चीज़ें। क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेकिन अभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट थी। इसमें फिर आगे चीज़ आ जाती है कि आपने फ़ीडिंग अप्रोप्रिएट करनी है। अप्रोप्रिएट फ़ीडिंग का क्या मतलब है कि डायरिया में खुराक बंद नहीं कर देनी होती, ठीक है। नॉर्मल फूड आपने देते रहना है बच्चे को, जो बच्चा खा रहा है मतलब अपनी उसकी एज के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आपने देते रहना है, ठीक है। और अगर तो बच्चे के पास जो डिहाइड्रेशन के साइंस हैं वो कम ही हैं तो आप सिंपल ब्रेस्ट फीडिंग से भी डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कीमोथेरेपी या एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स तभी इंडिकेटेड होती हैं अगर तो आपको कंफर्म पता है कि भाई XYZ ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डायरिया। जैसा कि फिर उन्होंने जिक्र किया है कि कोलेरा वाटरी डायरिया में इन्वॉल्व होता है, इसमें फ़ीवर नहीं होता, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, रेक्टल पेन नहीं होते, और इसमें राइस वाटर स्टूल्स होते हैं। और ऑन द अदर हैंड शिगेला को अगर देखें तो उसके अंदर ब्लडी डायरिया होता है, फ़ीवर होता है, क्रैम्प्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर वॉमिटिंग नहीं होती, ठीक है, और इसके अंदर रेक्टल पेन भी नहीं होती। सॉरी, रेक्टल पेन इसमें नहीं होती, वॉमिटिंग इधर नहीं होती और रेक्टल पेन होती है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड या पास हो सकती है स्टूल के अंदर, ठीक हो गया। तो ये अननेसेसरी होता है अगर आपके पास कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। आखिरी चीज़ जो है क्लिनिकल मैनेजमेंट के अंदर वो है जिंक की सप्लीमेंटेशन। अब जिंक की सप्लीमेंटेशन कितनी करनी है? बेसिकली यूनिसेफ या WHO ये कहती है कि 10 mg जिंक सप्लीमेंटेशन अंडर 6 मंथ वाले इन्फेंट को आपको दे देना चाहिए, और अगर बच्चा 6 माह से ज़्यादा है तो उसको आपको 20 mg जिंक सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया कि वैसे ही दे देनी चाहिए। अब एक बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसके साथ आपने क्या करना है, तो उसको आपने 10 से 14 दिन के लिए, डायरिया जब हो गया उसके बाद आपने 10 से 14 दिन के लिए देनी है। ये कहता है कि इससे अगले 2 से 3 माह में डायरिया के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया कि अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले आपने ORS से मैनेज किया, उसके बाद आपने IV फ्लूइड्स दिए हैं, आपने मेंटेनेंस थेरेपी दी है, मेंटेनेंस फ्लूइड यानी दिए हैं, और अप्रोप्रिएट आपने जो फीडिंग थी वो कराई है। कीमोथेरेपी आपने देखा है कि चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर जिंक की बात आ जाती है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं जो हमने देखी थी लॉन्ग टर्म में। जो पहली थी लॉन्ग टर्म में सबसे पहले था कि MCH जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर करना है, जिसके अंदर सबसे पहले मदर की न्यूट्रिशन आ जाती है। सेकेंडली उसके अंदर चाइल्ड की न्यूट्रिशन आ जाती है। चाइल्ड की न्यूट्रिशन को अगर देखें तो सबसे पहले उसमें अगेन शुरू से शुरू करें तो ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करना है, वीनिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर करना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग बच्चे की बेहतर करनी है, और उसके अलावा विटामिन ए के सप्लीमेंट्स देने हैं। ये हो गया MCH का। दूसरा फिर है प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमने करने हैं, स्ट्रैटेजीज़ जो करनी है। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आ जाता है सैनिटेशन को बेहतर करेंगे, हेल्थ एजुकेशन करेंगे, और इम्यूनाइजेशन करेंगे। अब ये कहा जाता है कि 20% तक डायरियल डेथ्स अंडर 5 ईयर्स, 25% ऑफ डायरियल डेथ्स अंडर 5 ईयर्स में बचाई जा सकती हैं वाया जस्ट बर वक्त मीज़ल्स की वैक्सीन, ठीक है। क्या हो गया स्पेलिंग्स को, ओके। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पर रूटा वैक्सीन की बात भी की जा सकती है, ठीक है। और आखिरी चीज़ बल्कि इसमें रह गई है, यहाँ पर कर देते हैं कि सैनिटेशन की जहाँ बात हो रही है वहीं पर आपने फ्लाई कंट्रोल भी करना है, क्योंकि क्या होगा, फ्लाई जब ब्रीड करती हैं इन एसोसिएशन विद ह्यूमन एनिमल पीसेस तो वो भी स्प्रेड का वाइस बन सकती हैं, ठीक है। फिर है तीसरी चीज़ कि आपने डायरियल एपिडेमिक्स की कंट्रोल या प्रिवेंशन करनी है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सर्वेलेंस के ज़रिए। दैट्स इट। हमने सारी मेजर चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि इसकी मैनेजमेंट में है, और ये साथ थोड़ी थोड़ी अगर आप डिटेल सवाल में लिख देंगे तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा।
हम एक बार फिर से देख लें तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपने अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट की, लॉन्ग टर्म में आपने MCH प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंट किया, स्ट्रेटजीज भी आपने लगाई और फिर आपने एपिडेमिक को भी प्रिवेंट किया। आपने क्लिनिकल मैनेजमेंट के अंदर ORS दिया, आपने IV ORS की हमने डिटेल हम वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, IV दी, हाइड्रेशन दी, मेंटेनेंस थेरेपी दी और आपने अप्रोप्रिएट फीडिंग, कीमोथेरेपी एंड जिंक सप्लीमेंटेशन। MCH के अंदर माँ की न्यूट्रिशन, बच्चे की न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव के अंदर सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, रोटा की वैक्सीन, फ्लाई कंट्रोल और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अंदर सर्विलेंस आ जाती है।